नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। तो अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा करना जरूरी है। इस चर्चा से जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं के साथ और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। आज हम खास तौर पर बात करेंगे पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ बीजेपी का नवान्न अभियान किस तरह से चल रहा है। साथ ही चर्चा करेंगे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई किस तरह से ज्ञानवापी मामले में लोगों की भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहा है। साथ ही बात इस पर भी होगी कि गुजरात में केजरीवाल की दिल्ली स्टाइल वाली सियासत आखिर क्या है जिस पर बीजेपी इतना हमलावर है। होगी कुछ और भी अहम खबरें, चर्चा और सवाल जवाब भी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर एसआई भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई का जम्मू, श्रीनगर, हरियाणा, बेंगलुरु, दिल्ली सहित 33 जगहों पर तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस, डीएसपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के परिसरों पर भी छापेमारी। सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने वाले एक संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर कर रही है सुनवाई। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला समेत भ्रष्टाचार के खिलाफ आज बीजेपी का नवान्न अभियान। कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त प्रदर्शन। भारी बारिश के बावजूद कल से ही कोलकाता में जुटी लोगों की भीड़। शुभेंदु अधिकारी का आरोप, कोलकाता आने से रोकने के लिए पुलिस कर रही है सख्ती। रानीगंज और बोलपुर रेलवे स्टेशन समेत कई स्थानों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प। गुजरात में केजरीवाल की दिल्ली स्टाइल वाली सियासत। कभी पार्टी दफ्तर पर पुलिस रेड का आरोप तो कभी सुरक्षा के मामले पर पुलिस वालों से उलझे बीजेपी का आरोप। दिल्ली से लेकर गुजरात तक वही पुरानी सेल्फ प्रमोशन वाली सियासत कर रहे हैं केजरीवाल। और 10 व्यावसायिक कोयला खदानों की ई नीलामी आज से होगी शुरू। कोयला मंत्रालय ने कहा अब तक 85 मिलियन टन प्रतिवर्ष से अधिक की कुल अधिकतम उत्पादक क्षमता वाली 43 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक कर चुके हैं नीलामी। तो इस वक्त की शुरुआत सबसे पहले करेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का नवान्न अभियान किस तरह से पश्चिम बंगाल में, किस तरह से कोलकाता में सिर चढ़कर बोल रहा है, क्या कुछ कर रही है बीजेपी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के शिक्षक भर्ती घोटाला समेत भ्रष्टाचार के अन्य मामलों के खिलाफ बीजेपी का नवान्न अभियान। भाजपा का आरोप है कि राज्य सरकार अपने खिलाफ हो रहे इस अभियान को रोकने के लिए तमाम हथकंडे अपना। इसमें हावड़ा जैसे कई जगहों पर उन्हें प्रदर्शन मार्च निकालने की पुलिस द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही है। रानीगंज और दुर्गापुर समेत कई जगहों पर ट्रेन से आ रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया है। पुलिस अभी भी रोकने की कोशिश कर रही है। पुलिस और राज्य सरकार के इस रुख को देखते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि अनुमति न मिलने पर भी घोषित कार्यक्रम उसी तरह से चलेगा। ममता सरकार के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने के लिए भारी बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पुरुलिया, बांकुड़ा और जंगल महल जिलों से कोलकाता पहुंच रहे हैं। करीब 3000 लोग हावड़ा स्टेशन पहुंच चुके हैं। जुलूस को रोकने के लिए पुलिस ने शहर को चारों ओर से घेर लिया है। शुभेंदु अधिकारी का आरोप, कोलकाता आने से रोकने के लिए पुलिस कर रही है सख्ती। विभिन्न सड़कों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और वाटर कैनन के साथ पुलिस तैयार है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को कोलकाता जाने से रोकने के लिए कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प की खबर। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच बोलपुर और रानीगंज रेलवे स्टेशन पर झड़पें हुई हैं। पुलिस ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। भाजपा के जुलूस को रोकने के लिए पुलिस ने जगह जगह पर वाटर कैनन लगाए हैं। इसके अलावा ड्रोन से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। कोलकाता और हावड़ा के विभिन्न हिस्सों में हजारों की संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। तो कुल मिलाकर पुलिस तैनात है इस पूरी रैली को, जो नवान्न अभियान है बीजेपी का, उसको रोकने के लिए। और बीजेपी के कार्यकर्ता उतारू हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन जरूर करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल से, आइए सुनते हैं।
10,000 से ज्यादा आपका सतरागाछी में 10-12 हजार लोग, ये लोग इंडिविजुअल आकर इकट्ठा हुआ, ये हम लोग को जाने नहीं देगा। हम लोग प्रोग्राम पहले दे दिया, डिक्लेयर प्रोग्राम है, मैसेज भी कर दिया। वो हम लोग को तो गाड़ करके ले रख सकता है, हम लोग को तो रवाना घुसने का कोई इरादा नहीं है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत, सबसे पहले तो ताजा अपडेट दें, क्या कुछ हो रहा है कोलकाता में, किस तरह से कार्यकर्ता बीजेपी के प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश में है? निखिल, सबसे पहले तो ये बता दूं कि नवान्न के आसपास पुलिस ने वाटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं और वहां पे जो हजारों संख्या में भाजपा की कार्यकर्ता जुटे हुए हैं उनको तितर बितर करने के लिए ये सारे हथकंडा अपनाया गया है कि जो आंदोलन है उसमें ऐसा नहीं है कि सेक्रेटेरिएट पर जो पार्टी के लोग है या नेता है वो हावी हो जाएंगे। तरीका यह है कि किसी वैसे एक जगह तक लोगों को पहुंचाया जाता है और उसके बाद वहां पे नेता भाषण देते हैं और बाद में 144 ब्रेक करने के कारण लोगों को अरेस्ट किया जाता है। यही तरीका है पूरे देश में, इसको एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस कहा जाता है। लेकिन इस बार हमने एक अजीब सा देखे है कि पूरे कोलकाता और हावड़ा लोगों को, दर्शकों को निखिल ये बात समझना चाहिए कि बंगाल में राजधानी तो है कोलकाता और सालों साल हम जानते थे राइटर्स बिल्डिंग यही है कोलकाता की सेक्रेटेरिएट, लेकिन ममता बनर्जी 2011 में सरकार बनाने के बाद उन्होंने इस सेक्रेटेरिएट को गंगा नदी के उस पर हावड़ा जिला में ले गया, हावड़ा शहर में ले गया और उस बिल्डिंग का नाम है नवान्न। तो मतलब कोलकाता आंदोलन का केंद्र नहीं होता है, आंदोलन का केंद्र होता है हावड़ा और नवान्न में। तो जो भी हो, इसी तरह से बीजेपी की तरफ से जो आंदोलन की ब्लूप्रिंट है वो बनाया गया था, पुलिस को दिया गया था और ये एकदम होता रहता है इस तरह के डेमोक्रेटिक प्रोसेस। लेकिन जिस तरह से पुलिस की तरफ से पूरे हावड़ा और कोलकाता को एक तरह की किला बनाया गया है, एक तरह की फोर्ट्रेस बनाया गया है, जमीन को खोद के गार्ड रेल वहां पे लगाया गया है, स्टील का बैरिकेड लगाया गया है। इसके पहले मैंने इस तरह की आंदोलन में ऐसा बंदोबस्त तो कभी देखा नहीं। मुझे पता नहीं इसका क्या कारण है इसका पीछे, लेकिन ऐसा किया गया है और फिलहाल वहां पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है और इसका सामना कर रहा है वहां पे बीजेपी की जितने सारे कार्यकर्ता, हजारों संख्या में कार्यकर्ता इतने सारे कोशिश के बावजूद भी आसपास पहुंचे हुए हैं। उनकी कोशिश है कि नवान्न की नजदीक तक पहुंचाने का। पहली बात तो ये, दूसरी बात है कि निखिल मैं बता दूं, एक अजीब सा कहानी हम कल रात को देखे हैं कि जिस ट्रेन से ये बीजेपी के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों से कोलकाता पहुंच रहे थे, हावड़ा स्टेशन पहुंच रहे थे, वो स्टेशन में बंगाल पुलिस पहुंच के लोगों को ट्रेन से उतार के हिरासत में ले रहे थे। और हमने कभी सुने नहीं है कि कोई स्टेट पुलिस चाहे किसी भी स्टेट का हो वो प्लेटफॉर्म में घुस सकते हैं और प्लेटफॉर्म में ट्रेन से उतारकर लोगों को हिरासत में ले सकते हैं। ऐसा हमने कभी सुना नहीं, कभी देखे नहीं, ये भी कल हुआ है। और आखिर में मैं ये बता दूं मेरे आपकी इस सवाल के जवाब में कि आज का दिन ममता बनर्जी नवान्न में ना रहने का फैसला किया है। उन्होंने मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट चले गए, वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, कुछ प्रोग्राम लेके। निखिल, देखिए, ये आप जिस तरह से बता रहे हैं तो पूरी तरह से इस आंदोलन को, इस जो जुलूस है या ये जो कहा जाए नवान्न अभियान है, इसको क्रश करने की कोशिश में जुटी हुई है ममता बनर्जी की सरकार। लेकिन ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जो उत्साह दिख रहा है, और सबसे खास बात है कि इससे पहले कभी लेफ्ट पार्टियां इस तरह का आंदोलन करती थी, कभी ममता बनर्जी इस तरह का आंदोलन करती थी, अब ये शिफ्ट हो चुका है फोकस और कहीं ना कहीं अब ये इनके बजाय बीजेपी वहां पर उभर कर आई है इस आंदोलन के साथ में। किस तरह से जनता का साथ उसको मिल रहा है? बिल्कुल निखिल, ये काफी एक अच्छी सवाल है क्योंकि ये एक साबित करने का कोशिश 2021 की चुनाव के बाद जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, ये जाहिर सा है उस वक्त बीजेपी की कार्यकर्ताओं की, लोगों के मन में या गांव में जो बीजेपी की कार्यकर्ता है वो थोड़ा मायूस हो गए थे क्योंकि जिस तरह से पोस्ट पोल वायलेंस में तृणमूल कांग्रेस, सरकार और पुलिस सब लोग मिलके हावी हो गए थे। लेकिन उस स्थिति से उभर कर जिस तरह से आज और कल हमने देखे हैं कि हजारों लोग कोलकाता में इस प्रोग्राम के लिए आने की कोशिश में थे, या आज
इतने बाधा के बावजूद भी इतने सारे लोग, इतने हजारों लोग अलग अलग जगहों से 3 जुलूस निकाला था और 3 जुलूस में हजार लोग इसमें भाग ले पाए। तो मतलब जो मायूसी का स्थिति था उससे, और सामने पंचायत चुनाव है, उससे उभर कर ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को सफल करना, ये बीजेपी के लिए एक चैलेंज, एक चुनौतीपूर्ण काम था। और कहना ये चाहूंगा कि बीजेपी कुछ हद तक इसमें सफल भी रहा। खास तौर से मैं ये बताना चाहूंगा कि सामने 15 दिन बाद दुर्गा पूजा है और इस समय पे बंगाली को रास्ता पे उतारना, मार्केटिंग छोड़ के, पंडाल की बनावट छोड़ के, प्रतिमा की बनावट छोड़ के रास्ते पे उतारना, ये काफी कठिन काम है। ये सालों साल ये एक सेटल्ड फैक्ट है। लेकिन इस समय पे जहां पे 1 अक्टूबर से दुर्गा पूजा है, 13 सितंबर को इतने हजारों लोगों को कोलकाता और हावड़ा में इकट्ठा करना, ये बीजेपी के लिए एक सफलता है, ये मैं मानना चाहूंगा निखिल जी। एक बात और समझना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार को लेकर अब तक ममता बनर्जी की सरकार पर एक भी दाग उस तरह से नहीं लगते थे। ममता बनर्जी खुद एक स्ट्रीट फाइटर के तौर पर देखी जाती रही थी, लेकिन ये जो इस बार का कार्यकाल है, इसमें एक के बाद एक तमाम, चाहे शिक्षक भर्ती घोटाला हो या दूसरे घोटाले में, किसी न किसी वजह से ममता बनर्जी जो है वो सवालों के घेरे में रही है। कितना डेंट लगा है उनकी इमेज को, और किस तरह से पब्लिक देख रही है इस पूरे आंदोलन को और इस पूरी जो ये घटना चक्र चल रहा है उसको? देखिए निखिल, मैं बताना ये चाहूंगा कि ये कोई नापने का चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि डेंट तो लगा है। और ममता बनर्जी की पिछले 15-20 दिन का भाषणों को अगर किसी ने एक जगह पे करके डिकोड करने की कोशिश करे, तो सबको एकदम सीधी तरह से पता चल जाएगा कि किसी न किसी तरह ममता बनर्जी लड़खड़ाई हुई है और अपने आप को जो उनका सफेद साड़ी है, उस सफेद साड़ी को सफेद दिखाने की कोशिश में वो लगी हुई है। वहां पे जो सिया का जो काले रंग का छीट लगे हैं, उस काले रंग का छीट को उन्होंने किसी ना किसी तरह से उतारने की कोशिश कर रही है। उसके पिछले 20-22 दिन का अगर एक भाषण को डिकोड करे तो ये समझ में आ जाएगा। एक तरफ पार्थो चैटर्जी, दूसरे तरफ अनुव्रत मंडल, एक तरफ पार्थो चैटर्जी का जो करीबी है, उनकी घर से 50 करोड़ रुपया, फिर फिराद हाकिम की जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, वहां से किसी के घर से 17 करोड़ रुपया। तो ये जो कैश लोगों को दिखाई दे रहा है, जो कैश अभी तक दिखाई नहीं देता था, बंडल, नोटों का बंडल लोगों को दिखाई नहीं देता था। लोगों को सिर्फ यही दिखाई देता था कि हरीश मुखर्जी रोड पे एक 3-4 मंजिला घर है जिसका नाम है शांति निकेतन, और बताया ये जाता है कि वो अभिषेक बनर्जी का घर है। लोगों को दिखता था कि जो जिस जगह पे ममता बनर्जी रहती थी, उस जगह पे इंटरनली हर 5 स्टार सुविधा को लेकर एक चीफ मिनिस्टर आवास बना दिया गया है। लेकिन ममता बनर्जी कहती है कि मैं तो चाल में रहती हूँ। तो ये लोग देखते थे, लेकिन नोटों का बंडल लोगों ने कभी देखा नहीं। ये जो नोटों का बंडल लोगों ने देखने लगे हैं, इसके बाद डेंट तो लगा है निखिल। जी, डेंट लगा है और पब्लिक परसेप्शन बदल रहा है, और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हैं और जिस तरह से उसको पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है, ये सब निश्चित तौर पर यही दर्शाता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, इस पूरी खबर पर आपका। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे आम आदमी पार्टी की सियासत की, बात करेंगे बीजेपी के आरोप की, जो कह रही है बीजेपी की केजरीवाल का सेल्फ प्रमोशन किस तरह से हर राज्य में अब दिख रहा है और वो गुजरात में भी हावी होता दिख रहा है। राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सेल्फ प्रमोशन की सियासत को तरजीह दे रहे हैं, अपने आप को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके गुजरात पहुंचते ही सोशल मीडिया से ये अफवाह फैलाई गई कि गुजरात पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर छापा मारा है। केजरीवाल ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी कि गुजरात सरकार उनसे डर गई है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, जबकि पुलिस ने ऐसी किसी भी कार्रवाई से इनकार किया। जब अहमदाबाद पुलिस ने ऐसी कोई रेड डाली ही नहीं तो फिर दिन भर न्यूज चैनलों पर चर्चा का मकसद क्या था। फ्रीबी की सियासत के चैंपियन माने जाने वाले केजरीवाल इन दिनों सेल्फ प्रमोशन के लिए पुराने टोटके आजमा रहे हैं। दिल्ली, पंजाब और अब गुजरात, अरविंद केजरीवाल का पहला फुटेज ऑटो ड्राइवर के यहां खाना खाने को लेकर बनता है। हर जगह उन्हें एक ऑटो ड्राइवर से निमंत्रण मिलता है और हर बार खुद को आम आदमी दिखाने के लिए केजरीवाल दल बल के साथ उनके घर जाते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटे केजरीवाल फिर सेल्फ प्रमोशन के लिए ऑटो में अपने नेताओं के साथ सवार होकर निमंत्रण पर चल पड़े, लेकिन अहमदाबाद पुलिस ने उन्हें सुरक्षा का हवाला देते हुए भरे हुए ऑटो से जाने के बजाय अपनी गाड़ी से जाने का अनुरोध किया। सुरक्षा का हवाला दिया पुलिस ने। राष्ट्रीय चैनल्स और सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल का यह बयान खूब चला कि मैं आम जनता का आदमी हूं, हमें सुरक्षा नहीं चाहिए। फिर दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल ने क्यों ली Z+ सुरक्षा, ये एक बड़ा सवाल। उधर दिल्ली के नजफगढ़ के नानक हेड़ी गांव के सरकारी स्कूल के बाहर गांव वालों का प्रदर्शन है। वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। गांव वालों का आरोप है कई तरह का कि रोंगिया के बच्चों को यहां लाने की केजरीवाल सरकार की तैयारी है और इसलिए स्कूल बनाने के बजाय यहां अस्थायी आवास बनाया जा रहा है। तो ये भी एक आरोप लगाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेल्फ प्रमोशन की सियासत पर बीजेपी हमलावर है और उसके साथ ही साथ तमाम तरह के सवाल दिल्ली के लोग भी उठा रहे हैं। दिल्ली के नानकखेड़ी गांव के लोगों का आरोप है कि रोहिंग्या के बच्चों को यहां लाने की केजरीवाल सरकार की तैयारी है और इसलिए स्कूल बनाने के बजाय यहां अस्थायी गांव बनाया जा रहा है, अस्थायी आवास बनाया जा रहा है, माफ कीजिएगा। और अब आइए सुनते हैं कि बीजेपी के नेता हरीश खुराना क्या कुछ कहते हैं। अहमदाबाद की पुलिस ने आपके ऑफिस में रेड करी है, गुजरात के ऑफिस के अंदर, लेकिन वो सब झूठ जो है मीडिया में सामने आ गया कि वो ऑफिस तो आपका 2 महीने से बंद पड़ा है। वो झूठ आपके सबके सामने आया और शाम होते होते जिस प्रकार का आपने ड्रामा किया कि मुझे अहमदाबाद की पुलिस, गुजरात की पुलिस मुझे एक ऑटो वाले के यहाँ खाना खाने नहीं जाने दे रही, वो झूठ भी सबके सामने आ गया। अहमदाबाद पुलिस ने आपको सुरक्षा देने की बात करी थी, लेकिन आपने सुरक्षा लेने से मना कर दिया। और ये जो आप बेचारा बनने के लिए ये सब जो ड्रामा कर रहे हैं, ये जो बेचारा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गुजरात की जनता समझती है, गुजरात की जनता समझदार है। तो किस तरह से अहमदाबाद पुलिस ने इसको ट्वीट किया है और जो ऑफिस पर रेड मारने की बात कही है केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने, क्या कुछ कहना है अहमदाबाद पुलिस का, आइए उनका ट्वीट देखते हैं। अहमदाबाद पुलिस का कहना है कि कल आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर अहमदाबाद शहर पुलिस द्वारा रेड करने में आई, ऐसा समाचार सोशल मीडिया से ज्ञात हुआ है। इस प्रकार का कोई रेड अहमदाबाद शहर पुलिस के द्वारा करने में नहीं आई है, ये अहमदाबाद पुलिस का कहना है। उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से उन्होंने ट्वीट किया है कि किसी भी तरह का हमने रेड नहीं किया है। और उसके बावजूद जिस तरह से 2 महीने से ये कह रहे हैं बीजेपी के नेता कि 2 महीने से उनका दफ्तर बंद पड़ा है, तो ये किस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, ये भी देखने की बात है। तो देखते हैं हमारे साथ में इस वक्त इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ में जो हमारे ख़ास मेहमान हैं वो भी इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में इसमें जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से देवशी, स्वागत है आपका। उसके साथ ही साथ शैलेंद्र मिश्रा दिल्ली से जुड़े हुए। हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे भी आपका तारुफ करा दें। खेमचंद शर्मा जो कि बीजेपी से जुड़े हुए, बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। परविंदर सेठी जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, सेठी साहब बहुत स्वागत है आपका।
आपका, और रोशन लाल गौड़ जो कि जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रोशन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शैलेंद्र मिश्रा, आपके पास आते हैं, आपसे शुरुआत करते हैं। दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है उसको केजरीवाल गुजरात में लेकर जाना चाहते हैं, देश के दूसरे हिस्सों में लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन क्या जो दिल्ली की समस्याएं हैं, क्योंकि अभी आपने जिस तरह से देखा कि एक गाँव के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर बैठे हैं कि जी उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, क्या दिल्ली के लोग सैटिस्फाइड हैं इस पॉलिटिक्स से? जी देखिए, दिल्ली की जनता चाहती है कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, और जिस तरह से ऑटो में बैठकर एक सांकेतिक राजनीति हम देख रहे हैं कि दिल्ली के बाद अब गुजरात में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, तो उस पर न केवल दिल्ली की जनता बल्कि हमने देखा कि बीजेपी नेताओं की तरफ से भी सवाल उठाया जा रहा है। आपसे थोड़ी देर पहले मनोज तिवारी ने ये कहा कि किसी भी ऑटो वाले से दिल्ली में पूछ ले, गुजरात के ऑटो वाले, कि जो वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ऑटो वालों के साथ, क्या उसका एक भी वादा पूरा किया है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के ऑटो वालों के साथ जो वादा किया है? तो इस तरह के हम देखें आरोप प्रत्यारोप और जवाबी एक तरह से बयान आ रहे हैं। एक स्कूल से मैं आ रहा हूं जहां उस गांव वालों को यह आशंका है कि दरअसल उस स्कूल के छात्रों को दूसरे स्कूल में भेज दिया जाएगा, जबकि गांव के लोगों ने ही ज़मीन दी थी दशकों पहले और कई वर्षों से वो स्कूल चल रहा था, और ऐसे में गांव की महिलाएं वहां पर धरने पे बैठी हैं, गांव के जो लोग हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरह की समस्याएं हैं और इस तरह लोग कंप्लेन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल सरकार की जो एक तरह से कहे नीति है, या फिर ये कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, नीति है या ये कहे कि सुनवाई नहीं रही। हमारे साथ देवशी हैं, उनसे बात करते हैं। देवशी, किस तरह से अहमदाबाद में आप हैं, किस तरह से गुजरात के लोग इस सियासत को ले रहे हैं? क्योंकि लगातार एक के बाद जिस तरह से अहमदाबाद में आया कि जी हमारे जो ऑफिस है उस पर पुलिस ने रेड किया है, फिर उसको साबित नहीं कर पाए, पता चला कि ऑफिस ही 2 महीने से बंद था और उसके बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, पुलिस ने उसको डिनाई कर दिया। तो किस तरह से आम लोग इसको देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल निखिल, वैसे ये चुनाव का साल है तो सियासी पार्टियां जो है वो अपना अपना बात रख रही है। जैसे कल जो ड्रामा हुआ शाम को, अभी भी आपने भी बताया कि ऑफिस पे रेड करने की बात हुई थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस ने ही डिनाई कर दिया, ट्वीट करके ऑफिशियल भी बता दिया। और साथ ही साथ जो केजरीवाल जी जब यहाँ की जो ताज स्काईलाइन होटल है उसमें रुके थे, वहां से जब वो इस रिक्शा चालक के घर पे जाने के लिए निकले तो उन्होंने अचानक ही बताया पुलिस को कि मुझे रिक्शा में जाना है। तो पुलिस जो है वो अपना काम कर रही थी, वो अपना प्रोटोकॉल फॉलो कर रही थी, और हम सब जानते हैं कि Z+ सिक्योरिटी का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना चाहिए सभी को, और उनकी सुरक्षा के लिए भी पुलिस उनको बता रही थी। पुलिस जो है वो एक रिक्वेस्ट की भाषा में बात कर रही थी, लेकिन आप फुटेज में भी देख सकते हैं, और जैसे आपने अभी बताया कि फुटेज की राजनीति चल रही है, उनको लगा होगा कि बहुत अच्छी फुटेज बन रही है, तो वो बहुत लंबा खींचा उन्होंने। आखिरकार वो रिक्शा में बैठ के ही गए, उन्होंने लिखित में भी दिया था, पुलिस ने भी अपना प्रोटोकॉल के हिसाब से लिया था। तो वो रिक्शा में उनके घर गए, वहां पे खाना खाया, और उसके बाद मीडिया भी पूरी पहुंची हुई थी। तो जितने सारे मीडिया वहां पे पहुंचे हुए थे, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, तो केजरीवाल जी ने भी थोड़ा बहुत लंबा खींचा इसको। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति जो है वो अभी थोड़ी तेज हो रही है। और अगर गुजरात के जनता की बात करूं तो गुजरात जो है वो प्रॉस्परस स्टेट है, यहाँ पे बिजनेस यहाँ पे धरने टाइप की राजनीति बहुत ज्यादा नहीं चलती है, क्योंकि आप ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट है और इनको अभी आगे आप कैसे ले जा सकते हैं, आप सभी वर्गों को साथ में रखते हुए कैसे गुजरात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उस टाइप की जो राजनीति है वो यहाँ जी बिल्कुल समृद्ध जनता है, समझदार है, निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से देख रही होगी। परविंदर सेठी जी, आपसे अगर जानना चाहें कि ये किस तरह की राजनीति है? आप दफ्तर पर छापा नहीं पड़ता, उसके बावजूद सोशल मीडिया में चलने लगता है, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, दफ्तर 2 महीने से बंद है और उसके बाद पुलिस को डिनाई करना पड़ता है। आपको Z+ की आपने सुरक्षा ली हुई है और उसके बाद कहते हैं कि हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, जनता के बीच में कुछ और, कुछ घड़ियाली आंसू, कुछ कहीं कुछ और। ये बार बार बदल जाना, वादे से पलट जाना, जनता के बीच में ये दिखाना कि हम कुछ और हैं, जबकि आपकी असलियत कुछ और है जो कि हर जगह पे एक्सपोज्ड है। किस तरह की पॉलिटिक्स है ये? देखिए, जो आज की राजनीति है उस राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है।
जो आम आदमी की, जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की, जो गरीब आदमी की बात जाकर उसके बीच में जाकर बात करना, उसकी समस्याओं को सुनना, उसके घर जाना, उसके घर जाके उसका खाना खाना, ये एक मैसेज जाता है कि जो पॉलिटिशियन है उसको इस लेवल पे आना पड़ेगा अगर उसने सरवाइव करना है। बाकी पार्टियों में या सत्ता पक्ष के अंदर एक बौखलाहट है, एक घबराहट है, ये जनता के बीच में जा रहे हैं। और ये अभी पंजाब जीत के हैं, गुजरात में भी एक थ्रेट है। जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, सीएम का प्रोटोकॉल होता है, जैसे यहाँ पे पहले सिक्योरिटी की बात हुई थी, लेकिन जब उसके ऊपर दबाव डाला जाता है, उसके ऊपर अटैक किए जाते हैं, तब सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन जब एक सीएम वो कहता है कि मैं ऑटो पे जाऊंगा, तो अहमदाबाद पुलिस कहती है कि नहीं, आप ऑटो पे नहीं जा सकते। ये कैसे कह सकती है अहमदाबाद पुलिस? हाँ, आप अपने सिक्योरिटी, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। और वो गए जहां उन्होंने जाना था। देखिए, ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिशियन जो एक नेशनल पार्टी बनकर दूसरे स्टेट्स के अंदर अपना चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, इसमें दूसरी पार्टी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या एतराज हो सकता है? चलिए, आपकी बात से बीजेपी वाले हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, खेमचंद शर्मा जी, वो कितने सहमत होंगे उससे उनका रिएक्शन जरूर लेंगे। आपका कहना है कि लोगों के बीच में जा रहे हैं तो किसी को क्या दिक्कत है, ऑटो से जाएं चाहे जैसे किसी भी चीज़ से जाएं। फिलहाल एक वीडियो है अरविंद केजरीवाल जी का, ऑटो वाले जो ऑटो रिक्शा चालक है उनसे बातचीत करते हुए, वो वीडियो पहले हम चलाते हैं, उसके बाद फिर हम खेमचंद शर्मा जी से जवाब लेंगे। आप हमारे गरीब के ऑटो वाले के घर खाना खाने चलोगे? मेरे घर क्या खाना खाने आओगे सर? जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। आज रात को या आज शाम को आए? भगवंत को ले आऊं? सर जरूर। और चीमा साहब, हम तीनों आएंगे। ठीक है सर, बिल्कुल। मेरे साथ गोपाल भाई और ईशुदान भी आ जाएं आपके घर खाना खाने? हाँ सर, हम तीनों आएंगे। हाँ ठीक। खेमचंद शर्मा जी, एक ही तरह की स्क्रिप्ट है जो दिल्ली में लिखी जाती है, पंजाब में लिखी जाती है और गुजरात में लिखी जाती है। और अभी आपने सुना कि परविंदर सेठी जी कह रहे हैं कि भाई ये तो लोगों के बीच में परसेप्शन बनाने की राजनीति है कि हम ऑटो से जाएंगे तो उस तरह का परसेप्शन बनेगा। किस तरह की राजनीति है, आप क्या कहेंगे? आप सभी को नमस्कार। दिल्ली में सीरीज ऑफ करप्शन करने के बाद जब ये दिल्ली में अपना मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं, दिल्ली में बात नहीं रख पा रहे हैं, दिल्ली में लोगों के बीच में नहीं जा पा रहे हैं, तो दिल्ली के बाहर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एक अपनी इमेज बना लें ताकि वहां पे हमें कुछ प्राप्त हो जाए। तो सीरीज ऑफ ड्रामा चल रहा है। गांव देहात में कहते हैं इसको नाटक नौटंकी चल रही है, और नाटक नौटंकी सबको दिखाई भी दे रही है। एक ऑफिस जो बंद है, महीनों से बंद है, उसको कहते हैं कि उस पर रेड पड़ रही है, पुलिस उसमें जांच कर रही है, पुलिस उसमें रेड डाल रही है और सबके सामने आ जाता है। ये पहली बार नहीं किया है। अभी सीबीआई के ऑफिसर जिन्होंने आत्महत्या की थी उनको अपने केस से जोड़ देते हैं। तो लगातार मुद्दे को भटकाने के लिए, ताकि जो रियल करप्शन का मुद्दा दिल्ली में चल रहा है, जिसमें ये इन्होंने शराब में बड़ा घोटाला किया, इन्होंने डीटीसी में बड़ा घोटाला किया, इन्होंने स्कूलों में जो कमरे बनाए उसमें बड़ा घोटाला किया, जनता उससे एकदम भ्रमित हो जाए, जो चर्चा पर चर्चा है उसका रुख बदल जाए, चर्चा पर चर्चा का रुख जो इनका ड्रामा है उस पे आ जाए। कल उन्होंने वही कोशिश की, टीवी पे चर्चा का विषय इन्होंने रखा कि देखिए मेरे को ऑटो में नहीं जाने दे रहे, हमारे कार्यालय पर रेड पड़ रही है। क्यों रेड पड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी हमसे घबराएगी। अरे भारतीय जनता पार्टी आपसे क्यों घबराएगी? पीछे पांच विधानसभा में चुनाव हुए थे, 4 में हम जीते हैं। हमने उत्तर प्रदेश में हिस्ट्री क्रिएट की है, हमने उत्तराखंड में हिस्ट्री क्रिएट की है, जोरदार तरीके से जीते हैं। और आपको वहां पे मुंह की खानी पड़ी है। पंजाब में आपने जीते, चलो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपका आधार इतना बढ़ गया है कि भारतीय जनता पार्टी आपसे घबराएगी। आप नाटक नौटंकी सिर्फ करोगे, काम करोगे नहीं, डिलीवरी करोगे नहीं, तो आपका कोई भला नहीं होने वाला है। गुजरात जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, बाहर जाते हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, चारों ओर घूमते हैं, उन्होंने दिल्ली का भी मॉडल देखा है, उन्होंने दिल्ली में भी देखा है। आपने प्रॉमिस किया था 15,000 डीटीसी बस लाऊंगा, 3700 बसें जो 99% अपनी लाइफ जी चुकी हैं, और खटारा बसों में दिल्ली वाले यात्रा कर रहे हैं। तो 15,000 बस नहीं है जो अभी मोदी जी ने जो बस दी हैं 200 के। दरअसल खेमचंद जी ये समझना चाह रहे थे कि ये जो जिस तरह की पॉलिटिक्स वहां पर ये कर रहे हैं केजरीवाल जी, क्या ये इस तरह की पॉलिटिक्स, ये नहीं लगता है कि ये एक ही जगह एक ही तरह की पॉलिटिक्स पहले दिल्ली में, फिर उसी तरह का पंजाब में और अब वही गुजरात में करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, स्क्रिप्ट राइटर सेम ही है। जब स्क्रिप्ट राइटर सेम है तो ड्रामा का जो स्वरूप है वो भी सेम निकल के आएगा। उन्होंने पंजाब में वैसे रिपीट करने की कोशिश की और गुजरात में भी वही कोशिश कर रहे हैं।
तो वो दिख रहा है कि ये स्क्रिप्टेड है, नेचुरल नहीं है। अगर नेचुरल होता तो उस तरीके से काम करते। आप सीएम हो, आपने दिल्ली में बोला था कि मैं कोई सुविधा नहीं लूंगा, कोई सरकारी में आवास नहीं लूंगा, कोई सरकारी में गाड़ी घोड़ा नहीं लूंगा, लेकिन क्या हो रहा है, आपके पास सरकारी महल दिल्ली में है। आपने 22 करोड़ का उसमें स्विमिंग पूल बनवाए दिल्ली वालों के खर्चे पे। आप यहाँ पे पहले 6 लाख की आप गाड़ी में चलते थे, आज आप 70 से 80 लाख रुपए की गाड़ी में चलते हैं। हर लग्जरी आपके पास दिल्ली में है। वैसे ही पंजाब में आपके पास लग्जरी है, पूरा आपका बेड़ा चलता है। लेकिन गुजरात में ड्रामा करने के लिए, क्योंकि आप चाहते थे कि आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो ताकि आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा सकें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए और मेरे पे इन्होंने आक्रमण करा दिया, मेरे पे मारपीट करा दी, मेरी जान को खतरा है, ये मेरे को सिक्योरिटी नहीं दे पाए। इसीलिए बिना प्रोटोकॉल फॉलो किए, बिना पुलिस वालों को इन्फॉर्म किए आप ऑटो में जा रहे हैं। तो वो तो पुलिस वालों की ड्यूटी है, अगर कुछ भी होगा तो उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो ड्यूटी ना करें तो वो ड्यूटी में फेल होंगे। तो आप हर चीज को अपनी प्रमोशन के लिए उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में बिल्कुल सफल नहीं हो सकते, क्योंकि गुजराती व्यक्ति हर जगह जाता है, जांच परख के किसी भी चीज को वो एक्सेप्ट करते हैं। और आपको उन्होंने देखा है, बार बार देख रहे हैं किस तरीके से आप जो रियल मुद्दे हैं, आपका जो डीटीसी का करप्शन है, आपका स्कूल कमरों में जो आपने करप्शन किया है, शराब का आपने जो बड़ा घोटाला किया है, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बात क्यों नहीं रखते कि महीनों से एक मंत्री आपका जेल में पड़ा हुआ है, क्यों अभी वो मंत्री है, किस आधार पर वो मंत्री है? दूसरा मंत्री जेल जाने की ओर है, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। हजारों करोड़ का घोटाला लोगों के सामने आ चुका है। किस तरीके से 2% को 12% किया, किस तरीके से 6% कमीशन उन्होंने ये फिक्स कर लिया कि 6% आप ब्लैक के तौर पे हमें दोगे। निश्चित तौर पर पब्लिक डोमेन में आ रही है। सेल्फ प्रमोशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो कितना बड़ा घोटाला किया, ये सारी चीजें जब सामने हैं तो आप मुद्दा को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, नाटक नौटंकी कर रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। और बल्कि इससे सिद्ध हो जाता है कि केजरीवाल जी भी इस करप्शन में इन्वॉल्व है। ना सिर्फ स्वतंत्र जैन, ना सिर्फ मनीष सिसोदिया, बल्कि केजरीवाल जी ही इस पूरी नाटक नौटंकी टीम को हैंडल कर रहे हैं और उन्हीं की सह पे ये सारा करप्शन हो रहा है और उन्हीं की सह पे ये पूरा ड्रामा चल रहा है। चलिए, रोशनलाल गौड़ जी, जब राजनीतिक लोगों के बीच में ड्रामा करते हैं, जब झूठ बोलते हैं, सफ़ेद झूठ बोलते हैं, और जब इस तरह की चीज़ें आती हैं और किसी भी स्तर से नीचे उतरकर दूसरे राजनीतिक दलों पर हमला करते हैं, किस तरह से आम लोग जो है वो एक राजनेता के ऊपर जो विश्वास जो बना रहता है वो कहीं ना कहीं खोता है। ओवरऑल पॉलिटिक्स का जो स्तर है वो नीचे गिरता है इस तरह की हरकतों से, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जो घटना घटी है गुजरात में, अहमदाबाद की सड़कों पर, आपने देखा, जो भी आपने वीडियो क्लिप भी दिखाया है, अगर उनके साथ कोई ऊंच नीच होती है, अगर किसी ने, जैसे आपने दिल्ली में भी देखा होगा कि एक बार एक भीड़ से उनको थप्पड़ पड़ा था और कुछ पथराव भी हो सकता है, कुछ अनहोनी घटना घट सकती है, तो पुलिस अपना काम कर रही है। प्रोटोकॉल, अगर आप सीएम हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, तो आपको प्रोटोकॉल मिलेगा और पुलिस की जिम्मेदारी है आपको प्रोटोकॉल देना। लेकिन जो आपने किया वो इसलिए किया कि वहां पे एक पब्लिसिटी मिले, लोगों को पता चले कि एक सीएम दिल्ली के सीएम अहमदाबाद की सड़कों पर हैं, और जो आपने चुना कि मैं रिक्शा चालक के घर जाऊं, तो ये अच्छी बात है कि उनके घर गए, लेकिन एक ड्रामा करके जाना मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होगा। हालांकि इसमें चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में इस तरह की चीजें दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था कि जब इस तरह की सियासत करते हैं रोशनलाल जी, जब इस तरह का सफेद झूठ जनता के बीच में बोलते कहते कि हम तो सुरक्षा की मांग ही नहीं कर रहे हैं, दिल्ली में आपने Z+ सुरक्षा ली हुई है, पंजाब में आपके पास Z+ सुरक्षा है, जब इस तरह का सफेद झूठ बोलते हैं कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर नीचे जाता है, आम जनता का जो विश्वास है वो कम होता है, सिर्फ केजरीवाल जी पे नहीं बल्कि ओवरऑल सिस्टम पर कम होता है। ये एक बड़ी गंभीर बात है। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छे एक गंभीर राजनेता हैं तो आपकी कथनी और करनी बराबर होनी चाहिए। लेकिन आपने जो दिल्ली का एग्जांपल दिया कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बल्कि इन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन सीएम बने। और आप देखिए इनका जो इतिहास है कि इन्होंने लगातार झूठे आरोप लगाए, चाहे जेटली जी हो, चाहे गडकरी जी हो या और भी नेता हैं, उन सब पे झूठे आरोप लगाए। जब मानहानि का मुकदमा हुआ और जब ये हारे तो इन्होंने फिर माफी मांगी। तो एक ही ट्रेंड है कि आप झूठ बोलो और पब्लिसिटी लो, और जब अगर आपको लगे कि हाँ, लेकिन सच बात तो ये है कि जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, वो बहुत बारीकी से, क्योंकि अब वक्त बदल गया है, लोग बहुत समझदार हैं और लोग उसको बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जिसको कहते हैं कि पब्लिक है ये सब जानती है। तो निश्चित तौर पर पब्लिक सब कुछ जानती है। केजरीवाल जी का जो ये पूरा अभियान इस तरह से चल रहा है उसको भी पब्लिक बहुत बारीकी से देख रही होगी, समझ रही है, जान रही है। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया। खेमचंद जी आपका शुक्रिया, परविंदर सेठी जी आपका शुक्रिया, रोशन लाल जी गौड़ आपका भी शुक्रिया, और शैलेंद्र और देवशी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताज़ा अपडेट्स के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बहू कहाँ गई थी? अम्मा आज UHND था ना, भाभी वहाँ गई थी। वो क्या हुए है? इस दिन ANM बहन जी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत करवाती हैं। वो बातचीत करें किस बात पे? अब जैसे संतुलित भोजन और साफ सफाई है, अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी है, बच्चों के टीके, एनीमिया से बचाव, और तो और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल की बातें हैं। महीने में एक बार होता है ये अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और ज्ञानवापी मामले को लेकर जो सियासत छिड़ी है उसकी बात करते हैं कि किस तरह से ज्ञानवापी मामले को लेकर के कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ज्ञानवापी मामले को लेकर सियासत गर्म है, और इस सियासत के तहत लोग आम लोगों की भावनाएं भड़काने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। 21 दिनों की सुनवाई के बाद वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मामले को सुनवाई योग्य माना है, लेकिन अपने आप में ज्ञान के साथ कट्टरवादी संगठन PFI और AIMIM इस मामले में कूद पड़े हैं। जिला अदालत ने माना है कि ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा का मुकदमा सुनवाई योग्य है। खास बात है कि ज्ञानवापी में पूजा 1994 से हो रही थी, और विशेष कानून 1991 का हवाला देते हुए मस्जिद के पक्षकारों ने इस मामले पर आगे बढ़ने की बात कही थी, लेकिन कोर्ट ने इसको नहीं माना। इससे पहले कोर्ट ने संपूर्ण परिसर की वीडियोग्राफी भी कराई थी, जिसमें ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। इधर PFI ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए कोर्ट के फैसले को अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बताया है। ये एक गंभीर बात है। PFI ने याचिका को गलत बताया और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर भी सवाल उठाया। किसी भी कार्रवाई का विरोध करने की बात करके PFI अदालती फैसले को नकार रही है। काशी विश्वनाथ पूरे दुनिया में सांप्रदायिक सौहार्द की एक अलग पहचान है। दुनिया जानती है कि औरंगजेब ने पवित्र विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। अयोध्या में रामलला को अपनी जन्मभूमि लेने में 300 साल लग गए। ये अदालती प्रक्रिया पर लोगों का विश्वास था। फिर ओवैसी और PFI का ज्ञान कि क्या ज्ञानवापी मामले को सुलझा नहीं रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर यह समझा जा सकता है कि किस तरह से यह पूरा मामला आगे बढ़ रहा है। ज्ञानवापी मामले को लेकर लोग सियासत कर रहे हैं। 21 दिनों की सुनवाई के बाद अदालत ने ज्ञानवापी मामले को सुनवाई योग्य माना था, लेकिन PFI और AIMIM भी इस मामले में कूद पड़े हैं। जिला अदालत ने माना है कि ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा का मुकदमा सुनवाई योग्य है। ज्ञानवापी में पूजा 1994 से तक होती रही है। मुस्लिम पक्षकारों ने 1991 के कानून का हवाला दिया था और मेरिट पर इसके सवाल उठाया था, लेकिन कोर्ट ने मुकदमे को सुनवाई योग्य माना। अब मुकदमे की सुनवाई 22 तारीख को होगी, 22 सितंबर को। कोर्ट ने वीडियोग्राफी कराई संपूर्ण परिसर की, शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा मानते हैं। अब इस मामले पर भी सुनवाई होगी। इधर PFI ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए कोर्ट के फैसले को अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बनाया है। ये बात समझने की है। PFI ने याचिका को गलत बताया है, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर भी सवाल उठा दिया और कहा है कि किसी भी कार्रवाई का विरोध करेंगे। अदालती फैसले को PFI और AIMIM नकार रहे हैं। काशी विश्वनाथ पूरे दुनिया में सांप्रदायिक सौहार्द का एक मिसाल है। दुनिया जानती है कि औरंगजेब ने पवित्र विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। तो कुल मिलाकर यह समझा जा सकता है कि किस तरह से इस पूरे मामले में कुछ लोग ऐसे हैं जो सियासत करना चाहते हैं। आपको ये बात ध्यान होगी कि बहुत जो रामलला का जो फैसला आया था उस पर सभी पक्षों ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से उसको स्वीकार किया था। तो अब कुछ लोग ये नहीं चाहते हैं कि इस तरह का सौहार्द जो है वो सभी धर्मों के बीच में, सभी जातियों के बीच में दोबारा नजर आए और एक बार हिंदुस्तान को सुलगाने की कोशिश की जाए। आखिर कौन लोग हैं वो ये समझेंगे अपने वरिष्ठ संपादकीय सलाहकार अशोक श्रीवास्तव से इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Guided by the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi,
The Ministry of Ayush is fully committed to digitize Ayush sector for the benefit of people. A range of digital platforms are developed to support professionals and public. The Ayush Information Hub offers authentic information under various categories such as education policy, drug policy, schemes, events, new trends and developments in the sector. Ayush Next is an interactive platform developed primarily for students and scholars. Ayush Soft is developed with a vision to convert classical Ayurvedic texts into comprehensive and authentic IT-based knowledge repository. In this phase, Ayurvignana, an Ayurvedic encyclopedia, and Shabdanidhi, a glossary of Ayurvedic terminology, have been made available for Ayurveda fraternity. Ayush GIS has been developed for mapping of facilities under categories such as health facilities, colleges, doctors, students. It is a matter of great pride that these platforms have been launched by the Honorable Prime Minister. AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और ज्ञानवापी मामले में किस तरह से सियासत हो रही है, किस तरह से कुछ ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में सौहार्द कायम रहे, और वो अदालत के न सिर्फ फैसले पर बल्कि अदालत की मंशा तक पर सवाल उठाने को तैयार हैं। कौन है ये लोग? हमारे वरिष्ठ संपादकीय सलाहकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक श्रीवास्तव। अशोक जी, कौन से लोग हैं? PFI लगातार सामने खुलकर आ रहा है, अब AIMIM भी ये कह रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाएंगे, उसकी मंशा पर सवाल उठाएंगे। चाहते क्या हैं? देखिए, सीधी सी बात है कि ये जो तमाम ताकतें हैं, चाहे आप AIMM की बात कर लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी हैं उनमें, इसके अलावा आप PFI की बात कर लीजिए, या कुछ और कट्टरपंथी नेताओं की बात कर लीजिए, या मैं ये भी कहूंगा साथ साथ कुछ आप पत्रकारों को देख लीजिए, कुछ जो एजेंडाधारी पत्रकार हैं आप उनको देख लीजिए, उनके ट्वीट देख लीजिए। ये सब वही ताकतें हैं कि राम मंदिर का जब फैसला आया था तो इन्होंने अदालत पर सवाल उठाए थे, उन्होंने बाकायदा जो जज साहब हैं, जज साहब की नीयत पे सवाल उठाए थे, जो अदालत ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला देने वाले कुछ जज थे उनके ऊपर तमाम तरह के इल्जाम लगाए थे। तो ये ताकतें एक बार फिर से सक्रिय हो गई हैं। देखिए, और बड़े दुर्भाग्य की बात यह है और सबसे विडंबना की बात यह है कि ये वही लोग हैं जो आए दिन कोई भी बात होती है तो सबसे पहले संविधान का हवाला देते हैं। ये कहते हैं कि संविधान से देश चलना चाहिए, कानून से देश चलना चाहिए। तो जो लोग कल तक कहते थे संविधान से देश चलना चाहिए, कानून से देश चलना चाहिए, आज जब अदालत का एक फैसला आता है ज्ञानवापी के संदर्भ में तो उन्हें अदालत भी बिकी हुई दिखती है। वो अदालत के ऊपर सीधा हमला करते हैं। कई लोगों ने ये आप ट्वीट देखेंगे तो कई लोगों ने घूम फिर के ये कह दिया, और सिर्फ कई लोगों नहीं, मैं तो उसमें ये भी जोड़ता हूं जो अंजुमन कमेटी के जो वकील हैं उनका बयान भी निखिल ये आया, वो खुद बयान देते हुए कहते हैं कि जो जज हैं वो बिक गए हैं। तो जो कमेटी इस पूरे मामले को लेकर अदालत में गई उसको लगता है कि ये फैसला जो है ये न्याय नहीं हुआ है। आपको अगर लगता है कि कहीं फैसले में कुछ कमी है तो आप हायर कोर्ट में जाने के लिए, हाई कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं। निखिल, जब ये फैसला आने वाला था कल, उससे पहले तमाम पक्षों से जब बात हो रही थी तो हिंदू पक्ष से भी मैं सुन रहा था, जो हिंदू पक्षकार थे उनसे जब भी बात हुई उनसे कहा गया अगर आपके हक में फैसला नहीं आया तो क्या करेंगे। तो उनका पहला जवाब था कि यहां से इलाहाबाद दूर नहीं है, अगर हमारे हक में फैसला नहीं आया तो हम इस फैसले को इलाहाबाद में चुनौती देंगे, हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। जो लीगल रेमेडी होती है वो करते जी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो वही होता है कि लीगल रेमेडी इस देश में सबके लिए है। कोई भी लीगल रेमेडी आपके पास, हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ये सब तमाम रास्ते आपके पास है। लेकिन ऐसा ना कह करके जिस तरह से PFI ने जो ट्वीट किया, PFI का ट्वीट कहता है कि ये फांसीवाद है। मतलब आप किसको फांसीवाद कह रहे हैं? आप देश की अदालत को फांसीवादी कह रहे हैं। PFI का ट्वीट कहता है कि ये फांसीवाद है और जो मुस्लिम हैं उनके जो धर्मस्थल हैं उनके धर्मस्थलों को टारगेट करके किया जा रहा है। अब आप सोचिए कि धर्मस्थल को टारगेट करके फांसीवाद है, ये कहना ये देश में दंगे भड़काने जैसा है। एक बड़ी पत्रकार जो है, बड़ी पत्रकार तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन एक महिला पत्रकार जो है जो इस तरह के लगातार एजेंडा चलाती हैं, कल उन्होंने ट्वीट किया कि जख्म पर जख्म मिल रहे हैं। अब आप सोचिए, अदालत का फैसला आपको जख्म लगता है,
अगर न्याय प्रक्रिया में, देश की न्याय प्रक्रिया में, देश के संविधान पर आपको भरोसा नहीं है तो फिर आप किस मुंह से संविधान और की दुहाई देते हैं, किस मुंह से आप संविधान की बात करते हैं? ये पूरा मामला जो है ये हमको नहीं भूलना चाहिए। अदालत जो राम मंदिर का फैसला निकल आया वो भी 300 साल तक चला, उसकी अदालती प्रक्रिया चली, किसी ने उसको जबरन नहीं कहा। और जब ये फैसला आया मोटे तौर पर आप देखेंगे, मोटे तौर पर मैं कहूंगा बड़े तौर पर आप देखिए, चाहे वो हिंदू समुदाय हो या मुस्लिम समुदाय हो, सभी ने अदालत के फैसले को आपकी ऑडियो हम तक नहीं पहुंच रही है अशोक, एक बार चेक करें अपना सिस्टम, शायद उस ऑडियो में कोई ग्लिच है या कोई दिक्कत है। जी मैं सुन पा रहा हूं। जी दरअसल हम आपकी बात से ही उस बात को आगे बढ़ाना चाह रहे थे कि जब रामलला पर फैसला आया तो आपने कहा कि मोटे तौर पर बल्कि बड़े तौर पर अधिकांश जो जनता थी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सबने उस कोर्ट के फैसले को बड़े ही सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि ठीक है भाई, न्याय के तराजू पर अगर कोई उस कसौटी पर कसकर कोई फैसला आता है तो उसको मानेंगे। और शायद यही तकलीफ इन लोगों को इस वक्त है, क्योंकि आम लोग तो इस चीज को मान लेंगे, उनको लगता है कि जो देश की आम जनता है उसको न्यायपालिका में भरोसा है, तो कहीं ना कहीं उस पर हिट करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए टारगेट यही है कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता खत्म, क्योंकि आप आम लोगों को भड़काएंगे कैसे? क्योंकि कल भी देखिए जो फैसला आया बनारस में, काशी में या पूरे उत्तर प्रदेश में, जो आम मुस्लिम हैं उनको इस फैसले में कहीं कोई ऐतराज नहीं हुआ। यहां तक कि जब हिंदू समाज ने भी जब ये पूरा जो फव्वारे का मामला है, जिसको फव्वारा कहा गया, जब शिवलिंग की बात है, जिसको शिवलिंग और फव्वारा बता के पूरा एक विवाद चला, उस वक्त भी जो मोटे तौर पर बहुत बड़े समुदाय में जो मुस्लिम समाज था उसने ये कहा कि अगर ये शिवलिंग है तो हिंदुओं को इसकी पूजा की अनुमति मिलनी चाहिए। आप ये देखिए कि आप सोशल मीडिया पर जाइए, बहुत सारे मुस्लिम ये कह रहे थे, लेकिन ठीक है, लोगों ने कहा अदालती प्रक्रिया है तो उसको अदालती प्रक्रिया चलने दीजिए। 21 दिन तक लोगों ने कहा कि 21 दिन की बात है, अदालत में सब तय हो जाएगा, अदालत ने फैसला दे दिया। अब उसके बाद कल भी देखिए कि मोटे आप पूरे यूपी को उठा के देख लीजिए, कहीं विवाद नहीं हुआ। लेकिन जब कल रात तक भी कोई विवाद की खबर नहीं आई तो उसके बाद इस तरह के जो एजेंडाधारी पत्रकार हैं, जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, चाहे पीएफआई हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, वो इन सब लोगों ने बयानबाजी शुरू कर दी। और ये इनका टारगेट यही है कि पहले न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठा के न्यायपालिका को ये दिखा दे कि न्यायपालिका जो है वो ठीक से न्याय नहीं कर रही और वो जो है एक तरफा पक्ष ले रही है। तो असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि ये पूरा मामला भी राम मंदिर की तरह जाता दिख रहा है। मतलब क्या इसका राम मंदिर की तरह जाता दिख रहा है? राम मंदिर में जो भी बात हुई, अदालत में इतने समय तक आपने जिरह करी, अपने पक्ष रखे, तो अदालत ने जो फैसला दिया। तो आप ये अभी से बता रहे हैं कि ये फैसला राम मंदिर की तरह जाता दिख रहा है, आप ये अभी से ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि यहाँ पर जो अदालत का फैसला क्या होगा, अदालत का फैसला मैं और आप तय नहीं कर सकते, वो असदुद्दीन ओवैसी तय नहीं कर सकते, पीएफआई तय नहीं कर सकती। तो अदालत का जो फैसला होगा उसका इंतजार किया जाए। अगर आपको दरअसल तकलीफ इसी बात की है अशोक की कहीं ना कहीं जो आम जनता जो है वो भड़क क्यों नहीं रही है, उस पर उसने रिएक्शन नहीं किया। जैसे आपने कहा कि रात तक इंतजार किया कि आखिर कहीं कोई दंगा भड़के, कहीं कोई रिएक्शन आए, जब लोगों ने बहुत ही उसको जिसको कहते हैं कि सहर्ष स्वीकार करते हुए कि भाई ये अदालत का फैसला है और इस पर लीगल रेमेडी जो है उसको आगे ली जाएगी, तो कहीं ना कहीं तकलीफ होनी शुरू हो गई। बहुत शुक्रिया अशोक जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, इस पूरे मुद्दे का विश्लेषण करने के लिए। और अब बात करेंगे कश्मीर की सियासत की, और गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक बार फिर से कूदे हैं, तो किस तरह से वहां की सियासत आगे बढ़ रही। कश्मीर की अपनी पहली पब्लिक रैली में गुलाम नबी आज़ाद ने लोगों को कराया है सच का सामना। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उन पर ताना देते हैं कि वह आर्टिकल 370 का मुद्दा नहीं उठाते। अब जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद सक्रिय हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि जो लोग धारा 370 और 35A को दोबारा बहाल करने की बात करते हैं, दरअसल वो लोग झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं लोगों को गुमराह नहीं कर सकता, संसद से बर्खास्त आर्टिकल 370 को बहाल नहीं किया जा सकता। इतना प्रचंड बहुमत तो बीजेपी का जो है वो कांग्रेस के पास भी कभी नहीं था। गुपकार गठबंधन के अलावा कई क्षेत्रीय पार्टियों ने कश्मीर इमोशनल कार्ड चलते हुए विशेष राज्य के दर्जे को वापसी बहाली की बात कही है। एनसी और पीडीपी वर्षों से सेल्फ रूल और स्वायत्तता के मुद्दे पर जीतते रहे चुनाव, विकास के मुद्दे को बनाने को इनको लेकर कोई रुचि नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद ने 10 दिनों के अंदर नई पार्टी बनाने का दिया है संकेत। विकास और नई पीढ़ी की जरूरतों को लेकर बनाएंगे चुनावी एजेंडा। जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट डेमोक्रेसी की मजबूती से बदली है सियासी चर्चा। अब 55,000 से ज्यादा आवामी नुमाइंदे लोगों के बीच सक्रिय हैं।
तो निश्चित तौर पर ये एक बदले तरह की पॉलिटिक्स है, जो राजनीति किस तरह से बदल रही है। गुलाम नबी आजाद अब कश्मीर पर पहुंचे, क्या कुछ कहना है उनका धारा 370 पर, आइए सुनते हैं। लेकिन ये गुजारिश करूंगा, अब किसी को एमएलए बनाने के लिए, एमपी बनाने के लिए ये झूठे नारे जो हो नहीं सकता, गुलाम नबी आजाद को मालूम है कि क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता, लेकिन मैं नहीं दिला सकता, कांग्रेस पार्टी नहीं दिला सकती, कोई रीजनल पार्टी नहीं दिला सकती, कोई भी बड़ी बड़ी पार्टियां हों जिनके 35-35 एमपी को ममता जी दिला सकती, को ये क्या कहते हैं डीएमके दिला सकती, शरद पवार दिला सकता, नहीं दिला सकता। और पहले ये भी देखो कि 370 के लिए आज हिंदुस्तान में कौन सी पार्टी है जो उसके हक में है, मुझसे मत बुलवाओ। इस पूरे खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? गुलाम नबी आज़ाद ने बिल्कुल साफ तौर पर लोगों के बीच में कह दिया कि ये अगर कोई कहता है कि 370 और 35A को वापस आ जाएगा तो लोगों को बरगलाया जा रहा है। निखिल, जैसा कि आपने अभी गुलाम नबी आज़ाद का वो साउंड बाइट सुना है, और गुलाम नबी आज़ाद ने सीधे सीधे तौर पे कांग्रेस को चैलेंज करते हुए दिख रहे हैं। गुलाम नबी आज कहते हैं कि कांग्रेस को कम से कम अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि कश्मीर में वो आर्टिकल 370 के साथ में है, या गुलाम नबी आज़ाद ये उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आप ये बताइए कि ये आर्टिकल 370 कभी दोबारा वापस नहीं आ सकती है। ये दोनों लाइन आपको ये साफ करनी होगी, लेकिन ऐसा कांग्रेस में होते हुए नहीं दिख रहा। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि कभी कभार वो कभी गुपकार अलायंस के साथ में वो साथ में खड़े होते हैं, जो उनको लगता है कि गुपकार अलायंस यानी पीडीपी और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर वो सरकार बनाने की पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं, और वहाँ वो आर्टिकल 370 को बहाल करने की बात कहते हैं। लेकिन जब वो राष्ट्रीय राजनीति में आते हैं तो वो कहते हैं कि वो सर्वसम्मति से ये पार्लियामेंट का फैसला है और हम उसके साथ हैं। तो गुलाम नबी आज़ाद ने पहली बार कश्मीर के लोगों को सच के सामना कराया है, और सच का सामना ये है आज की तारीख में कि जो लोग इस बात की बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, वहाँ चुनावी रैलियों में, वो लोगों को कहीं ना कहीं तरह से गुमराह कर रहे हैं, उनको भ्रम में रख रहे हैं। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साफ मानते हैं कि ये पार्लियामेंट की मेजोरिटी से ये पास हुआ ये कानून है, जिसको आप ये छोटी मोटी पार्टियां इतनी मेजोरिटी से नहीं बदल सकती। अगर आप नहीं उसको बदल सकते तो फिर आप लोगों को क्यों भ्रम फैला रहे हैं, लोगों में क्यों झूठ बोला जा रहा है। लेकिन बात सबसे बड़ी बात यह है निखिल ये समझने की कि पिछले 70 साल में कश्मीर की पॉलिटिक्स जो है वो कभी भी विकास और कभी भी डेवलपमेंट और कभी भी लोगों के सहूलियत के लिए नहीं हुई है। वहाँ हर समय पॉलिटिक्स का जो बेसिक है वो सेल्फ रूल और ये ऑटोनॉमी की है। ये स्पेशल स्टेटस के नाम पे ही इतने दिन के पॉलिटिक्स महबूबा की पार्टी परिवार हो या फिर फारूक अब्दुल्ला के परिवार हो, उसने सिर्फ इमोशनल कार्ड से किया, ये पूरा पॉलिटिक्स किया है। इस पॉलिटिक्स में गुलाम नबी आज़ाद ने एक नई अप्रोच लेके आए हैं, और वो अप्रोच है कि गुलाम नबी आज़ाद बता रहे हैं कि जो ये नया कश्मीर है वो कश्मीर में लोगों का इंस्पिरेशंस जो है वो डेवलपमेंट के लिए है। आप सीधे सीधे बहस डेवलपमेंट के लेके आओ, ये इसमें समझने की बात है। तो कहीं ना कहीं डिस्कोर्स चेंज किया है, लोगों का भ्रम तोड़ने की कोशिश की है, एक नई बहस छेड़ी है, और विकास की जो राजनीति है जिस तरह से देश के दूसरे हिस्से में हो रही है, अब हम उम्मीद करें कि कश्मीर में भी यही होगा, क्योंकि लोगों के एस्पिरेशंस भी वही हैं। देखिए, आप देखिए आर्टिकल 370 हटने के बाद जो एब्रोगेशन आर्टिकल 370 का कश्मीर आप देख लीजिए 2-3 साल में उसका डेवलपमेंट, जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, अब उस डेमोक्रेसी को पहली बार वहां के लोगों ने एहसास किया है। आपने जैसे अपनी रिपोर्ट में बताई है कि 55,000 से ज़्यादा चुनाव नुमाइंदे जो हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, वो चुन के आए हैं। वो गाँव के लोग काम कर रहे हैं, वो पंचायतों को मजबूत कर रहे हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं। तो लोगों ने ये डेवलपमेंट पहली बार देखा है। लोगों ने पहली बार देखा है कि लोगों को गांव के साथ में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इतने मजबूत है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये वही कश्मीर है जहां अभी 70,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। तो निश्चित तौर पर कश्मीर बदल रहा है, वहां की जो डिस्कोर्स है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, वो भी बदल रहा है, और अब जो है विकास की बात कही जा रही है। बहुत शुक्रिया विनोद जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया आपका।
और एक बार हम फिर वापस आएंगे अपनी जो पहली खबर थी कोलकाता में जिस तरह से बीजेपी का एक आंदोलन चल रहा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का नबान अभियान जो है वो किस तरह से आगे चल रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता इस वक्त कोलकाता से एक बार फिर से जुड़ रहे हैं और उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये अभियान आगे चल रहा है। प्रसेनजीत, आप हमको सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा है। प्रसेनजीत, क्या अपडेट आप हमको देंगे? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के तमाम घोटालों के खिलाफ, शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ बीजेपी इस वक्त आंदोलनरत है, क्या जानकारी देंगे? देखिए, पहले तो ये बता दूं कि कोलकाता की जो दो हिस्सा है, मतलब गंगा की दो किनारे पर एक तरफ हावड़ा जहां पे नवान्ना है और दूसरे तरफ कोलकाता, दोनों जगह पे ही मैं कहना चाहूंगा कि एक लड़ाई का माहौल तैयार हो गया पुलिस और बीजेपी के समर्थकों के बीच। जैसे मैं कहना चाहूंगा कि मीना देवी पुरोहित जो कोलकाता की काफी पुराने नेत्री है और कॉरपोरेटर हुआ करती थी, उनकी सर से खून निकालने लगे और इस तरह से कई सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं की शरीर में चोट लगा है, वो बीमार होके अस्पताल ले जाने की स्थिति में है। जिस तरह से पुलिस की तरफ से टीयर गैस, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लाठी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे हजारों बीजेपी कार्यकर्ता काफी खराब स्थिति में है। साथ में सुकांत मजुमदार और दिलीप घोष जैसे नेता, वो उन लोगों को भी वाटर कैनन की सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरह से इस आंदोलन को आखिर तक ले जाने की कयास में है। शुभेंदु अधिकारी, राहुल सिन्हा जैसे जो नेता है, इन लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूरी मैं कहना चाहूंगा कि हावड़ा जिस तरफ नवान्ना है, सातरागाछी और बाकी जो जगह है, वो एकदम मतलब मुझे याद दिला रहा है कि 2 साल पहले जब लॉकडाउन की परिस्थिति बना था, इस तरह से लॉकडाउन की परिस्थिति बन गया। कोलकाता में भी लॉकडाउन की परिस्थिति बन गया है। जो आम आदमी है, आम इंसान है, कोलकाता और हावड़ा में काम के लिए लोग आते हैं, वो सारे डर के मारे पुलिस की इस तरह की हावी चेहरा को देखकर वो भागकर दुकान बंद करके या अपना काम छोड़ के भागे हैं। लेकिन बीजेपी की जो कार्यकर्ता है वो अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से डटे हुए हैं। अभी तक नेताओं की तरफ से इस आंदोलन का समाप्ति घोषणा नहीं किया गया। निखिल जी, निश्चित तौर पर ये जिस तरह से आपने बताया कि पुलिस कहीं ना कहीं अब हिंसा का भी सहारा ले रही है और बहुत ही जिसको कहते हैं कि दमनकारी अंदाज में पुलिस सामने आई है। आपने बताया कि कुछ नेताओं के सर फूट गए हैं, तमाम लोगों को चोट आई है, कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन, टीयर गैस और तक ही नहीं बल्कि लाठियां भी बरसाई जा रही हैं। किस तरह से आम लोग जो हैं वो इसको देख रहे हैं और किस तरह से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका साहस अभी बना हुआ है, ये आप बता रहे थे? बिल्कुल निखिल, साहस बना हुआ है जो बीजेपी की राजनीति के लिए काफी जरूरी था। ये मैं कहना चाहूंगा और आम लोग इसमें मैं कहना चाहूंगा कि वो पूरी तरह से इसके साथ है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के साथ आंदोलन करने चले जाए, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार की जो इशू है, इस भ्रष्टाचार की इशू पर लोग मैं कहना चाहूंगा कि एक तरह से काफी दुखी है। पिछले 2-3 महीनों से जिस तरह से बंगाल में भ्रष्टाचार, और पिछले 2-3 महीना नहीं, ये शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर पिछले 2-3 सालों से जिस तरह से इस ममता बनर्जी सरकार की एक काली चेहरा लोगों के सामने आ चुके हैं, इससे लोग परेशान है। मुझे पता नहीं आने वाले पंचायत चुनाव में इसका क्या नतीजा निकलेगा, इसका क्या असर दिखने को मिलेगा, लेकिन लोग जिस तरह से इस सरकार के ऊपर लोगों का भरोसा उठ गया है, लोग ये मानना शुरू कर दिया है कि इस सरकार के जमाने में पैसा छोड़ के लाखों रुपया नहीं देने से मेरे बेटे की तबादला नहीं होगा, या किसी नर्स की तबादला नहीं कर पाएंगे, किसी टीचर की तबादला नहीं कर पाएंगे अपने स्थानीय इलाके पे, और मैंने हर काम में, अस्पताल में भर्ती होने के लिए पैसा देना पड़ेगा या सरकारी नौकरी पाने के लिए पैसा देना पड़ेगा। लोग ये बात को समझ लिए है। वो बीजेपी को समर्थन करे या किसी दूसरे को समर्थन करे, इस बात ये तो दूसरी बात है, लेकिन इसीलिए आज एक वीकडेज होने के बावजूद, दुर्गा पूजा की सामने होने के बावजूद भी लोग जिस तरह से आज के आंदोलन में भाग लिया है, ये निश्चित तरह
बंगाल की राजनीति में एक माइलस्टोन है। निखिल, निश्चित तौर पर माइलस्टोन है, बदला हुआ स्वरूप है, और जिस तरह से बीजेपी आंदोलनरत है वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ ये पहला मौका है कि इस तरह से आम लोग भी जुटे हैं और उन सबको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश में है पुलिस। दमनकारी अंदाज जो है पुलिस का वो सामने आया है और बीजेपी के लोग लगातार जुड़े हुए हैं कि वो किसी भी तरह से जो शिक्षक भर्ती घोटाला है, जो दूसरे भ्रष्टाचार के मामले हैं, उनको जनता के बीच में पहुंचाएंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का नबान अभियान जो है वो जारी है। तो इस वक्त में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।